एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया मीन। 9th क्लास में ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 34 के साथ बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में आज हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का बेटा। इस क्वेश्चन को अगर आप बुक पे देखेंगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसमें आपने कौन सी चीज़ें हैं किस तरह से लिखनी है आप इसको नोट से भी एक दफ़ा देख सकते हो। मैं साथ साथ भी डिस्कस करती जाऊंगी और किन चीज़ों के ऊपर आपने मेन फोकस करना है और किन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो ये भी मैं साथ साथ डिस्कस करूंगी। और एंड पे फिर से सीक्वेंस बताऊंगी कि इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने किन स्टेप्स के ज़रिए से लिखना है। अच्छा बेटा, आपने मोमेंटम पढ़ा। मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में हमने क्या कहा कि मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड वेलोसिटी। बॉडी का मैस एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम डिपेंड करता है बॉडी के मैस के ऊपर एंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी के ऊपर। अच्छा, यहाँ अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछते रहता है कि बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा? बॉडी का मोमेंटम होगा। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड। तो क्वेश्चन का आंसर आपने क्या करना है? फॉर्मूला लिख लीजिए बेशक, और उसके बाद बताइए कि हियर P इज द मोमेंटम, M इज द मास ऑफ द बॉडी एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये था बेटा मोमेंटम, जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। यूनिट इसके हमने वहाँ भी चैप्टर के स्टार्ट में भी आप लोगों को बता दिया था। 2 यूनिट यूज़ होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर बेटा दूसरा यूनिट मैंने उसने डिराइव भी कराया था, वो कौन सा है? न्यूटन सेकेंड। अब आपने देखना है कि आपके पास ऑप्शन इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है। न्यूटन सेकेंड भी यूनिट मोमेंटम का है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी यूनिट किस चीज़ का है? मोमेंटम का है। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपली कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट या फिर अनचेंजेबल, कि बॉडी का अगर मोमेंटम है वो एक सिस्टम का मोमेंटम उस इवेंट होने से पहले और उस इवेंट के बाद, तो इवेंट कोई भी हो सकता है, कोई फायरिंग हो सकती है, कोई बैलून में से हवा बाहर निकल सकती है, या कोई जेट प्लेन जो है वो मूव कर सकता है, या कोई इंटरेक्टिंग बॉडी से आपस में टकरा सकती हैं, या फिर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की कोलिजन का मोमेंटम हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की जो है कोलिजन का, या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कोलिजन का, या किसी न्यूट्रॉन के साथ किसी और पार्टिकल की जो है कोलिजन का मोमेंटम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा फिज़िक्स में 4 लॉस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो लॉस कौन कौन से हैं? एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक लॉ है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इसमें बॉडी का मास क्या रहता है? सिस्टम का मास कंजर्व रहता है, अनचेंजेबल रहता है। एक लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इसमें चार्जेस कंजर्व रहते हैं। थर्ड लॉ जो है बेटा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें उस सिस्टम की एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। और आज हमने जो पढ़ना है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 4 लॉज जो है ना बेटा, इसमें
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अनचेंजेबल रहेगा, वो इस इवेंट से पहले और इस इवेंट के बाद वो किस तरह रहेगा, ये मैं आप लोगों के साथ साथ डिस्कस करती हूँ। इस लॉ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, उस सिस्टम का, उस रिएक्शन का मास बिफोर और आफ्टर जो है रिएक्शन वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहाँ चार्जेस भी कंजर्व रहते हैं। यूजुअली एनर्जी भी किसी भी सिस्टम की जो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एनर्जी की वन फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती होती है। ये सारे लॉज जो हैं ये फिजिक्स के इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉज हैं। आज हमने इन्हीं लॉ में से जो एक लॉ पढ़ना है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि अनचेंजेबल, कांस्टेंट, या फिर उसको हम चेंज ना कर सके, तो इसके लिए हम लफ्ज़ के यूज़ करते हैं कंजर्वेशन। तो आज हमने बेटा इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिस्टम। सिस्टम क्या है? अच्छा, अक्सर आप लोग सुनते हैं ना एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का पूरा सिस्टम है, स्पेसिफिक बाउंड्रीज के अंदर वो सिस्टम काम कर रहा होता है। पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम है, कोई भी मतलब आप लोग अपनी यूजुअल लाइफ में सिस्टम के लफ्ज़ सुनते हो। लेकिन आज हमने जो बात करनी है ना सिस्टम, बेटा सिस्टम क्या है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हो सकती हैं जिसकी कोई ना कोई सर्टन बाउंड्रीज कहलाएंगी, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। हमारे एक और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। बेटा मेरे पास एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, इसको मैंने एक रॉड के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया, तो ये टू बॉडीज़ का क्या कहलाएगा, एक सिस्टम कहलाएगा। ये टू बॉडीज़ हैं, उनको हमने इकट्ठा कर दिया है एक शाफ्ट के ज़रिए से, एक रॉड के ज़रिए से, तो ये पूरा एक सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह हमने बात की थी बेटा प्लम लाइन की। प्लम लाइन क्या होती है बेटा, मेटल की एक बॉब जिसको हमने एक थ्रेड की मदद से जो है वो लटका दिया होता है। इसका वेट डाउनवर्ड होता है, टेंशन अपवर्ड होती है। ये थ्रेड है और ये क्या है, मेटल बॉब। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक सिस्टम है। यानी मेटल बॉब एंड थ्रेड का ये सिस्टम क्या कहलाता है, प्लम लाइन कहलाता है। तो अब आपको बात तो समझ आ गई होगी कि सिस्टम किसे कहते हैं, कि हमारे पास ऐसी बॉडीज़, ऐसी इंटरेक्टिंग बॉडीज़ जिनकी कोई ना कोई सर्टन बाउंड्रीज होती हैं, वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये तो जनरल सिस्टम की डेफिनेशन है। आइसोलेटेड सिस्टम बेटा एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना हो, वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, बाहर से एक्ट होने वाली सारी फोर्सेस निग्लिजिबल हों, वो सिस्टम के ऊपर किसी किस्म का कोई अफेक्ट शो ना करे, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एक एयर फिल्ड बैलून है, ठीक है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। रीज़न क्या है कि उसके अंदर, बैलून के अंदर एयर फिलअप है, बाहर से एक्ट होने वाली फोर्सेस उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं कर रही, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। या हम बात करते हैं बेटा आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने गैस फिलअप की हुई है और उसको टोटली सील बंद कर दिया हुआ है, बाहर से किसी किस्म की फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रही, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। आपके पास एक थर्मोफ्लास्क है, आपने उसके अंदर गर्म पानी जो है वो फिलअप कर दिया हुआ है, अब वो भी क्या कहलाएगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। रीज़न क्या है कि बाहर से एक्ट होने वाली फोर्सेस उसके अंदर जो है रखे हुए लिक्विड के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रही, तो इन दैट केस वो क्या कहलाएगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिस्टम या इंटरेक्टिंग बॉडीज का एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती, तो वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम क्या लिखेंगे, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, एन आइसोलेटेड सिस्टम is a group of interacting bodies on which no external force is acting।
यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बेटा, एक ऐसा इंटरेक्टिंग बॉडीज का सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं होती, दैट सिस्टम इज कॉल्ड दी आइसोलेटेड सिस्टम। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ट्रू फॉर दी आइसोलेटेड सिस्टम। यानी इस लॉ को कंजर्व करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट नहीं होती, दैट सिस्टम इज कॉल्ड दी आइसोलेटेड सिस्टम। अब बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू law of conservation momentum, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मीन इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम momentum of two or more than two interacting bodies, momentum of two or more than two interacting bodies will always remain constant या same, two interacting bodies will always remains constant. For an isolated system, the momentum of two or more than two interacting bodies will always remain constant और सेम. दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम. अब रीजन क्या है बेटा, दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़, दो बॉडीज़ भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, उसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का मतलब क्या है कि वो ऐसी बॉडीज़ हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, तो उसका कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम क्या होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, अनचेंजेबल होगा. तो ये है बेटा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड दिस लॉ इज वैलिड एंड ट्रू फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम. यानी इसके आइडियल रिजल्ट्स कब मिलेंगे, जब वो सिस्टम कैसा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा. और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्ट होने वाली सारी फोर्सेस जो है वो उस बॉडी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट शो ना करें, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है. इसमें एग्जाम्पल बेटा आपकी बुक में दी हुई है बैलून की. ये बैलून की एग्जाम्पल आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ी है कि आपके पास एक एयर फिल बैलून है बेटा. इसके अंदर क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल का अपना एक मास होगा और अपनी वेलोसिटी होगी. ठीक है, अब क्या है बेटा, जैसे हम इस बैलून को यहाँ से रिलीज करेंगे, ये सारी एयर जो है, एयर मॉलिक्यूल्स रश आउट होंगे इस डायरेक्शन में. ठीक है, इन सब का जो सम अप होगा मोमेंटम, यानी हर मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम होगा उन सबको अगर हम ऐड कर लें, दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बैलून. ठीक है, अब ये गैसेस जो है ये एयर रश आउट होती है, दिस इज द एक्शन, और इसका रिएक्शन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. और रिएक्शन क्या होगा कि ये बैलून किस तरफ आगे मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम. तो यहाँ सारे पार्टिकल्स का जो मोमेंटम होगा वो इस टोटल बैलून की मूवमेंट के मोमेंटम के इक्वल होगा. और उसका कंजर्वेशन कैसे होगा कि बैलून आगे की तरफ मूव करेगा और गैसेस क्या होंगी या एयर मॉलिक्यूल्स किधर रश आउट होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो ये है बेटा एक एग्जांपल जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एग्जांपल दी जा सकती है कि इसमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. तो इसमें मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा. शुरू में तो ये रेस्ट पे था, तो फिर उसकी वेलोसिटीज जो हैं वो जीरो कंसीडर होंगी, लेकिन जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो गैसेस रश आउट होंगे और उसको कंजर्व करने के लिए ये किस तरह मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं बेटा. एक्सप्लेनेशन में हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा टू बॉडीज. ये है फर्स्ट बॉडी हैविंग mass m1, मैं इसके अंदर इसकी mass लिख रही हूँ. दिस बॉडी हैज mass
m1 that is moving with u1 velocity। बेटा u1 यहाँ पे वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप वैसे तो आप पढ़ चुके हैं बेटा वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे चूंकि ये टू सफियर्स हैं, उन सफियर ने आपस में टकराना है और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। इस वजह से इसको बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज को u1 से रिप्रेजेंट किया गया है और आफ्टर कोलिजन हम उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, v1 एंड v2। हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा टू सफियर्स हैं हैविंग मैसेज m1 और दूसरे सफियर की मैस है बेटा m2। m1 body moving with u1 velocity and m2 body moving with u2 velocity। u1 जो है that is the velocity of the mass m1 and u2 जो है वो velocity किसकी है बेटा m2 जो है वो mass की। तो आप इसी को वर्डिंग में जब डिस्क्राइब करोगे बेटा consider two spheres having masses m1 and m2, m1 is moving with u1 velocity and m2 is moving with u2 velocity in such a way that the u1 is greater than u2। यानी इसकी वेलोसिटी किससे ग्रेटर है, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी के साथ। क्या होगा, ये इसको जाके अप्रोच करेगा, पिछला सफियर जाके अप्रोच जो करेगा सेकेंड बॉडी को, ये सॉरी m1 है और ये क्या है m2। m1 अप्रोच करेगा m2 को और यहाँ होगी कोलिजन। मैं इस साइड पे लिख रही हूँ कोलिजन, ये है बेटा बिफोर कोलिजन। यहाँ क्या होगी, कोलिजन हो गई और जब कोलिजन हो जाएगी तो इन सफियर्स की मैसेस चेंज नहीं होती। जब हमने मैस एंड वेट का डिफरेंस पढ़ा था तो तब भी बात की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी मैटर का मैस चेंज नहीं होता, मैस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। जब ये कोलाइड करेगी, कोलिजन होगी, तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी और m1 बॉडी मूव करेगा विद v1 वेलोसिटी एंड m2 बॉडी जो है वो मूव करेगा विद v2 वेलोसिटी। ठीक है, ये है बेटा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन consider two spheres having masses m1 and m2 that are moving with the velocities u1 and u2 in such a way that the u1 velocity is greater than the u2 velocity। It means कि velocity of the mass m1 is greater than the velocity of the mass m2। After some time t m1 approaches m2 and there will be collision and after collision their velocities will be changed and their velocities become v1 and v2। क्लियर है बच्चों, इसको आपने वर्डिंग में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के बाद बेटा बिफोर कोलिजन हम इनके मोमेंटम्स लिख रहे हैं। मोमेंटम ऑफ मैस m1, ये सारा आप वर्डिंग में डिस्क्राइब करोगे। डिस्क्राइब करने के बाद आपने लिखना है बेटा मोमेंटम ऑफ मैस m1 दैट इज इक्वल टू, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। चूंकि बॉडी का वेलोस u1 है और मैस के m1, इस बॉडी के लिए हम क्या लिखेंगे m1 u1, जिसका मोमेंटम क्या होगा m1 u1। ठीक है, उसके बाद ये बेटा बिफोर कोलिजन, ये क्या है मोमेंटम ऑफ मैस m1 बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन ये आ गया। उसके बाद हम लिख रहे हैं बेटा मोमेंटम ऑफ मैस m2 बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन वो आ जाएगा। सेकेंड बॉडी का मैस क्या था m2 और उसकी वेलोसिटी क्या थी u2, तो मोमेंटम क्या बनेगा बेटा m2 u2। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम क्या है, p इज इक्वल टू mv। बॉडी का मैस m1 है और वेलोसिटी u1 है, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं m1 u1, दिस इज दी मोमेंटम ऑफ मैस m1 और m2 मैस के लिए हम क्या लिखेंगे m2 u2। ये था बेटा बिफोर कोलिजन। अब हम लिख रहे हैं मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन दोनों का मोमेंटम होगा, यानी पहली बॉडी का भी और दूसरी बॉडी का वो सम अप हो जाएगा, तो सिस्टम का मोमेंटम कहलाएगा बेटा m1 u1 प्लस m2 u2।
और इस इक्वेशन को ए इक्वेशन का नाम दे दिया, ठीक है। ये है इस सिस्टम का मोमेंटम। सिस्टम में कितनी बॉडीज थी, 2 बॉडीज हैं, तो सिस्टम का मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन ये आ गया बेटा। उसके बाद हम लिख रहे हैं बेटा मोमेंटम ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा बेटा, चूंकि इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती हैं तो आ जाएगा m1 v1, और फिर सेकेंड बॉडी का मोमेंटम क्या होगा बेटा, मोमेंटम ऑफ मास m2 आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा बेटा m2 v2। ये आ गया आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम। अब हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं, 2 बॉडीज हैं। मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, दोनों को ऐड करेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2। ये सिस्टम का मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम momentum of system before collision, momentum of system before collision that is equal to momentum of system मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम किसके इक्वल होगा बेटा, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के इक्वल। ये है मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन दैट मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। और बिफोर कोलिजन के लिए देखिए ये इक्वेशन मैंने लिखी थी बेटा, ये इक्वेशन है बिफोर कोलिजन के लिए और ये इक्वेशन है आफ्टर कोलिजन के लिए। अब आपने दोनों को इक्वेट कर देना है। बिफोर कोलिजन के लिए हम लिखेंगे m1 u1 plus m2 u2, this is the momentum of system before collision। ओके बेटा, momentum of system before collision will be equal to the momentum of system after collision। और after collision के लिए हमने ये इक्वेशन बी इक्वेशन लिखी है बेटा, ये आपके पास आएगा m1 v1 plus m2 v2। ये आपके पास आ गई मैथमेटिकल फॉर्म बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की। और उससे ऊपर मैंने लिखी है वर्डिंग में। वर्डिंग में क्या है स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये आपके पास आ गया मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन दैट मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये था बेटा हमारी डेरिवेशन हो गई। अब हम इसी को लेके आगे इसकी एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जिसमें हम गन एंड बुलेट की एग्जांपल लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन में भी आ जाता है। ये सारा आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना है, ये मस्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप बैलून वाली एग्जांपल स्किप कर सकते हैं लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एक्सप्लेनेशन है और इसके साथ गन एंड बुलेट वाली एग्जांपल भी आपने कोट करनी है, वो ऐसे एप्लीकेशन आप इसको ले सकते हो। अब मैं उसको जो है वो सॉल्व करती हूँ। ये आप एक दफ़ा फिर से देख लीजिए बेटा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज विल रिमेन कांस्टेंट। हमने यहाँ कंसीडर की थी 2 बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2। इसका मोमेंटम होगा बेटा m1 एंड u1 और इसका मोमेंटम होगा m2 u2। दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन।
और u1 वेलोसिटी ज़्यादा है u2 से, ये बॉडी अप्रोच करेगी सेकंड बॉडी को, यहाँ हो जाएगी कोलिजन। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। वेलोसिटी जब चेंज हुई तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया v1 और m2 बॉडी की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया है v2 के साथ। दिस इज हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन होता है बेटा एक ही लाइन में कोलिजन है, वन डायमेंशन कोलिजन है, ठीक है। तो इसलिए ये हेड ऑन कोलिजन के लिए हमने ये सारी डेरिवेशन की है। तो यहाँ कोलिजन के बाद इस बॉडी का मोमेंटम बनेगा m1 v1 और इस बॉडी का मोमेंटम बनेगा m2 v2। और लास्ट कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा कि इनका बिफोर मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। तो हमने उसके लिए डेरिवेशन कर दी है m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम इसी को रिलेट करेंगे बेटा एक गन एंड बुलेट वाली एग्जाम्पल के साथ। तो वो एज ए एप्लीकेशन एज ए एग्जाम्पल आप उसको कोड करोगे। वो सिस्टम कहलाएगा गन एंड बुलेट। ओके बेटा, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं गन एंड बुलेट की। ये एक सिस्टम है जिसमें गन होगी एंड बुलेट होगी। अब हम अज्यूम कर रहे हैं बेटा ये है मेरे पास एक गन, गन का मैस है जी कैपिटल M, यानी इस गन का जो मैस है ना बेटा दैट इज जी कैपिटल M। दिस इज जी मैस ऑफ गन, कैपिटल M कहलाएगा मैस ऑफ गन। यहाँ पे है एक छोटी सी बुलेट, इस बुलेट का मैस जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया बेटा। कैपिटल M इज दी मैस ऑफ गन एंड स्मॉल m इज दी मैस ऑफ बुलेट। उसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड कैपिटल V is the capital V will be velocity या recoil of the gun और स्मॉल v जो होगा ना बेटा स्मॉल v is the velocity of bullet, velocity of bullet। अब हमारे पास ये मैंने डायग्राम रफ सी बना दी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या था बेटा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर, इस केस के लिए बिफोर फायरिंग का लफ्ज यूज करेंगे। पहले हमने सफियर्स की बात की थी तो हमने लफ्ज कोलिजन का यूज किया था क्योंकि इसमें इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है, कोलिजन होती है, टकराव होता है, उसके लिए लफ्ज हमने कोलिजन यूज किया था। यहाँ पे गन एंड बुलेट की एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें हम लफ्ज फायरिंग यूज करेंगे। तो हम लिख रहे हैं बेटा मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग that will be equal to the momentum of system after firing, momentum of system after firing ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए बेटा हमारे पास जो है ये सिस्टम पूरा जिसमें गन थी एंड बुलेट थी। बिफोर फायरिंग इनकी वेलोसिटी 0 थी। बिफोर फायरिंग क्या है, दोनों रेस्ट में है। बिफोर फायरिंग बोथ आर एट रेस्ट। जब दोनों रेस्ट पे होंगे बिफोर फायरिंग तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। यानी इस गन का मोमेंटम भी 0 होगा, बुलेट का मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। बिफोर फायरिंग इसकी वेलोसिटी भी 0 है, बुलेट की वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। तो बिफोर फायरिंग इनका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। तो हम मोमेंटम बिफोर फायरिंग दोनों का मोमेंटम हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ये है मोमेंटम ऑफ गन, ये क्या है मोमेंटम ऑफ बुलेट, दोनों जो है वो एट रेस्ट हैं तो दोनों का मोमेंटम हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया।
और आफ्टर फायरिंग क्या होगा बेटा, ये बुलेट यहाँ से जाएगी विद सम वेलोसिटी जो है वो मूव करेगी, तो उसके लिए मैं ये रेड कलर से दिखा रही हूँ। आफ्टर फायरिंग क्या होगा बेटा, ये बुलेट विद सम वेलोसिटी मूव करेगी और जो गन होगी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद सम वेलोसिटी। इसको मैंने कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बुलेट थी बेटा, बुलेट की वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस बुलेट का जो मोमेंटम होगा स्मॉल m स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस गन का जो मोमेंटम होगा इसको बेटा कैपिटल M एंड कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे हम आफ्टर फायरिंग जो है लिखेंगे। आफ्टर फायरिंग क्या होगा बेटा, मोमेंटम ऑफ गन जो है that will be equal to the momentum of bullet plus momentum of gun। तो इसके लिए हम लफ्ज क्या लिख रहे हैं बेटा, momentum of bullet after firing plus momentum of gun आफ्टर फायरिंग। फायरिंग के बाद क्या होगा, जो बुलेट का मोमेंटम है उसको हमने स्मॉल m स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया और जो गन का बेटा मोमेंटम था उसको हमने कैपिटल M एंड कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हमने इंटरेस्टेड है बेटा जो गन किस वेलोसिटी के साथ रिकॉइल हुई, तो हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हम इसको इक्वेशन की इसी साइड पे रहने देते हैं, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस स्मॉल m स्मॉल v। ठीक है, स्मॉल v जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है, ये कैपिटल V जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द गन। यहाँ से मैंने कैपिटल V फाइंड आउट करना है, तो ये m उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल v। ये आ गया बेटा हमारे पास एक रिलेशन। इसको ज़रा हम जो है जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, मैं इसको ज़रा रेड पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि रिकॉइल ऑफ द गन कैसे लिखेंगे। v इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल v। This relation will be used for the recoil of the gun या velocity of gun। गन किस वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, हम इस रिलेशन से उसकी वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट है रिलेशन कि हमने जब भी फायरिंग की है तो आपको पता है बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो उस लॉ को कंजर्व करने के लिए जो रिकॉइल ऑफ द गन होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यूँ समझ लें कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी वैलिड होता है और इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बिफोर फायरिंग दोनों की वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा और आफ्टर फायरिंग जो है उनका मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इसमें गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होती है और बुलेट किस तरफ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह बेटा आप एग्जाम्पल लेते हो रॉकेट की, रॉकेट में भी बहुत सारी गैसेज जो हैं वो रखी जाती हैं और उसके डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। हर चैम्बर में जो है उन्होंने फ्यूल फिलअप किया होता है और यहाँ से गैसेस को रश आउट किया जाता है, बर्न किया जाता है और जिस वेलोसिटी के साथ गैसेस रश आउट होंगी तो इसकी अगेंस्ट जो है लॉ को कंजर्व करने के लिए ये रॉकेट किस तरह मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे इसको लॉन्चिंग से पहले ये रेस्ट पे होता है, इनका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। आफ्टर लॉन्चिंग क्या होता है, गैसेस जिस वेलोसिटी के साथ रश आउट होंगी तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लॉ को कंजर्व करने के लिए रॉकेट किस तरह मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये भी एग्जांपल है बेटा इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की। इसमें भी एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। इसमें आप रॉकेट की एग्जांपल एंड बैलून की एग्जांपल स्किप कर सकते हो, लेकिन आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, लॉ की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड गन एंड बुलेट सिस्टम को डिस्कस करना लाजमी है। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आता है, इंतहाई आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी डेरिवेशन करके देखिए, कॉपीज पे लिख के देखिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।